हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के नक्शे में अफगानिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां पर कोई भी ऐसा साम्राज्य या कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं हुई जिसने स्थायी तौर पर राज किया हो। दुर्गम भौगोलिक स्थिति और लगातार दुश्मनों के खतरे की वजह से अफगानिस्तान को जीतना बड़ी शक्तियों के लिए हमेशा चुनौती भरा रहा है। इस इलाके को जीतने के लिए बाबर से लेकर अंग्रेजों तक की आंखें चमक जाती थी, लेकिन यह पूरी तरह से मुनासिब नहीं हो पाया। इसी वजह से अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। 800 किलोमीटर लंबी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान को दो हिस्सों में बांट देती है। लोगों की बसावट घाटियों में ज़्यादा संभव हो पाती है, इसलिए इस इलाके में दर्जनों घाटियां मौजूद हैं। अफगानिस्तान के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलता है कि यहाँ कब्जा करना और उस पर शासन करना कितना मुश्किल है। हमें सबसे पहले 500 ईसा पूर्व के आसपास अफगानिस्तान के इतिहास की एक स्पष्ट झलक मिलती है, जब फारसी साम्राज्य के इसके पूर्वी हिस्से का गठन किया गया। अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पहले गांधार के प्राचीन भारतीय साम्राज्य का हिस्सा थे, जो अब उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है। संभवतः दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान का अधिकांश भाग पहले से ही आज के पश्तूनों के अधीन था, जो ऐतिहासिक रूप से अफगानी माने जाते हैं। उनकी पश्तो भाषा एक प्राचीन पूर्वी ईरानी भाषा है। उस समय अफगानिस्तान अपेक्षाकृत कम आबादी वाला था। सिकंदर महान के बारे में भी कहा जाता है कि वह थोड़े प्रतिरोध के बाद इस साम्राज्य को हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन लौटते वक्त उसकी मौत के बाद भारत के मौर्य साम्राज्य ने अधिकांश अफगानिस्तान को नियंत्रित किया। हालांकि उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख में एक ग्रीक उत्तराधिकारी साम्राज्य का उदय हुआ। इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म पूरे क्षेत्र में फैल गया। मौर्य समाज के पतन और मध्य एशिया के कई आक्रमणों के बाद ही अफगानिस्तान के पहाड़ों में लोगों की बसावट होने लगी। कई जंगी शख्सियतों के घर होने की वजह से इस इलाके ने प्रतिष्ठा हासिल की। ये लड़ाके अपने अपने व्यक्तिगत रसूख और जमीनों को हथियाने और इनकी सुरक्षा में लड़ाइयाँ लड़ते रहे। बाबर, जो कि पहला मुगल सम्राट था, भारत पर विजय हासिल करने से पहले 2 दशकों तक काबुल में एक राज्य प्राप्त करने में कामयाब रहा। बाबर 11 साल की अवस्था में सन 1494 में फरगना का शासक बना और उसके अंदर काबुल जीतने की लालसा थी। बाबर ने 1501 में समरकंद जीता, जहां वह 8 महीने ही रहा। इसके बाद बाबर ने गजनी पर अधिकार कर लिया। दूसरे साम्राज्य को हथियाने की लालसा लिए बाबर जब भी आगे की ओर बढ़ता, उसे पुराने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ जाता। जब उसका आखिरी वक्त आया, तब बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया और लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में दफनाया। अंग्रेजों ने भारत आने के बाद साल 1839 से लेकर 1919 तक अफगानिस्तान जीतने के लिए 3 लड़ाइयाँ लड़ी। इनमें से कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई जो चंद महीनों या फिर 1 साल तक ना चली हो। 19वीं सदी में अमूमन पूरे भारत को हथिया चुके अंग्रेजों की निगाहें पंजाब जीतने के बाद अफगानिस्तान पर थी, मगर इस बार भी इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। अंग्रेजों के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा करने की लड़ाई आसान नहीं थी। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वजह था रूस। अंग्रेजों के अफगानिस्तान की ओर बढ़ने से रूस की अपनी रसूख पर बनाई। अब रूस का एक ही मकसद था, अंग्रेजों को रोकना। और आखिर में नतीजा यह हुआ कि अफगानिस्तान को जीतने के लिए 3 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी अंग्रेज यहाँ स्थायी कब्जा नहीं जमा पाए। और दोस्तों, अगर हाल के सालों की बात की जाए तो विश्व की 2 बड़ी महाशक्तियाँ रूस और अमेरिका, ये दोनों ही अफगानिस्तान में युद्ध लड़ चुके हैं और दोनों को ही हार का मुंह देखना पड़ा है। रूस ने साल 1979 से लेकर 1989 तक करीब 10 साल तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा और उसे वहां हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका का भी हुआ जब उसने साल 2001 में अफगानिस्तान में आक्रमण किया था। और करीब 20 साल चले लंबे युद्ध के बाद अमेरिका को भी वहां मुंह की खानी पड़ी थी और चुपचाप रात को वहां से निकल जाना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी।
तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।